Hello everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are going to start our new topic of unit and measurements which is rules for using symbol of SI units. कि SI units के सिंबल को यूज करने के लिए हमें किन किन रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स फॉर यूजिंग सिंबल्स ऑफ एसआई यूनिट्स। तो द फर्स्ट रूल इज फुल नेम्स ऑफ यूनिट्स इवन इफ दे आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड नॉट बी रिटन विद इनिशियल कैपिटल लेटर। इसका एग्जांपल देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी क्वांटिटी की यूनिट हम लोग किसी साइंटिस्ट के नाम से लेते हैं तो उसका जो इनिशियल लेटर वो कैपिटल नहीं होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं कि न्यूटन जो है वो कंप्लीटली स्मॉल लेटर्स में होगा, ना कि इसका कैपिटल लेटर हो पहला वाला अक्षर। ठीक है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं दैट सिंबल फॉर ए यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट शुड हैव ए कैपिटल लेटर। तो ये ऐसे बोल रहा है कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट अगर हम लोग सिर्फ उसके सिंबल एक वर्ड से शो करें तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी। जैसे अगर न्यूटन में सिर्फ एन का यूज करें तो एन विल बी कैपिटल, वॉट में अगर यूज करें सिंबल डब्ल्यू का तो डब्ल्यू कैपिटल। इसी तरीके से अगर मैं एम्पियर की बात करूं तो एम्पियर में ए जो होगा सिर्फ अगर सिंबल यूज लेंगे ए तो वो क्या होगा कैपिटल। अगर हम लोग कंप्लीट नेम यूज करें तो उसके सभी जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट, पंक्चुएशन मार्क्स शुड नॉट बी यूज आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट्स। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं मीटर की, अगर मैं बात करूं किलोग्राम की, तो उसमें किलोग्राम में जैसे हम केजी लिखते हैं तो उसमें केजी हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, उसके बाद में कोई भी डॉट नहीं लगेगा, लाइक के डॉट जी डॉट, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट लिखते टाइम उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सिंबल फॉर यूनिट्स शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स। यानी कि अगर हम लोग यूनिट यूज ले रहे हैं तो हम लोग उसमें न्यूटन को न्यूटन्स, मीटर को मीटर्स, किलोग्राम को किलोग्राम्स ऐसे नहीं लिखेंगे। यानी कि हम लोग किसी भी यूनिट को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर मीटर हो रहा है तो सिर्फ मीटर ही लिखेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेंथ का मेजरमेंट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सी, measurement of length. The first one is we are familiar with some direct method for the measurement of length. कि length की measurement के लिए हमें कुछ तरीकों से हम लोग परिचित हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल बोले a meter scale is used for length from 10 to the power minus 3 meter to 10 to the power 2 meter। यानी कि हमें पता है कि 10 to the power minus 3 मीटर से 10 to the power 2 मीटर की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें फाइंड आउट करना हो 10 टू पावर माइनस 5 मीटर से कम की लेंथ को, यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत छोटी लेंथ है, 10 टू पावर माइनस 5 मीटर की लेंथ से कम लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो हम स्क्रू गेज या फिर स्पेरोमीटर का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये जो दिखाया हुआ है स्क्रू गेज दिखाया हुआ है, जिसमें इसके जो अलग अलग पार्ट्स है लाइक एंडविल, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, रेड जेट, ये सभी हमें शो किए गए हैं। ये फ्रेम है जिसकी हेल्प से हम लोग 10 टू पावर माइनस 5 मीटर को से कम लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेरोमीटर का भी यहाँ पर हम लोगों को दिखाया हुआ है कि ये स्पेरोमीटर है जिसमें 1 टन जो है वो 1 mm का होता है और ये एक वर्टिकल स्केल इस पे लगा होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इस लेंथ को क्या करते हैं मेजर करते हैं। नेक्स्ट, A vernier caliper is used to measure the length to an accuracy of 10 to the power minus 4 मीटर। यानी कि किसी भी लेंथ की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जैसे 10 to the power minus 4 मीटर तक की एक्यूरेसी अगर हम लोगों को देखनी है तो हम उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। यानी कि अगर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी ऑफ लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। इस तरीके से ये वर्नियर कैलिपर्स हमें दिखाया हुआ है जिसमें से जो फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन के लिए ये वाला पार्ट इसमें यूज होता है। देखिए ये वाला पार्ट यूज होता है इनर डायमेंशन को मेजर करने के लिए। डेप्थ को मेजर करने के लिए ये होता है इसका मैन स्केल जो इसकी लेंथ को मेजर करता है। ये वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पर, और ये फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन, दिस इज फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन। तो इस तरीके से हमें वर्नियर कैलिपर्स की स्ट्रक्चर हमें दिखाई हुई है। नाउ
मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, कि हम लोग लेंथ का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। अगर लेंथ में हम लोगों को स्मॉल मेजरमेंट करने थे तो हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर, मीटर स्केल जैसी चीजों को हम लोगों ने यूज लिया था, ऐसे इक्विपमेंट को हम लोगों ने यूज लिया था। अगर यहीं पे हमें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? देखिए, लार्ज डिस्टेंस जैसे हम लोग फाइंड आउट करिए डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट और ए स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विद द मीटर स्केल। यानी कि अगर मैं अर्थ से किसी प्लेनेट की डिस्टेंस को या अर्थ से किसी स्टार की डिस्टेंस को मेजर अगर मुझे करना है तो हम लोग उसको मीटर स्केल की हेल्प से बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इनको यूज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, पैरेलैक्स मेथड हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड होता है किसी भी एक पॉइंट को अलग अलग व्यू से देखने पर उनके बीच में जो डिस्टेंस आती है, उनकी पोजीशन में जो डिस्टेंस आ रही है या पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उस मेथड को क्या बोलेंगे? पैरेलैक्स मेथड। देखिए, यहाँ पर इसको एक एग्जांपल से भी हम लोगों को बताया हुआ है। When an object located against specific point on a wall is viewed with only one eye, say first with left eye and next with right eye, then the position of object seems to change with respect to the point on the wall। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि एक दीवार पे हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पॉइंट को हम लोग देखते हैं, तो जब मैं इसको पहले एक आंख बंद करके लेफ्ट आई से देखूं और दूसरी बार इसको मैं राइट आई से देखूं, लेफ्ट आईज को क्लोज करके, तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर उधर होता है, हम लोगों को सीम्स होता है। तो इस तरीके से इनके बीच में जो हमें डिस्प्लेसमेंट अज्यूम हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, इसी मेथड को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। इसको हम लोग और ब्रीफली समझ सकते हैं। सी, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम के बिहाफ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ए और बी, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला? बी, जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया? बेसिस मान लिया। और क्या बोला कि ए टू किसी पॉइंट की बात करूं तो ए से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी, बी से इस पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोल दिया? डी, और इस एंगल को क्या बोल दिया? थीटा। तो ये क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस डी of far away planet P is measured by observing it from two different places on Earth. Say A and B separated by distance ABB। ये ऐसे बोल रहा है कि A और B को हम लोग एक डिस्टेंस B से क्या करते हैं? यहाँ पर सेपरेट करते हैं। A से इस पॉइंट पर देखने पर, B से इस पॉइंट पर देखने पर जो डिस्टेंस है वो क्या है? D है, कैपिटल D। और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो थीटा है, जो कि टू डायरेक्शन के अलोंग बन रहा है और जिससे along which the planet is viewed at the two point is measured, which is called parallax angle और parallactical angle। यानी कि A और B की अगर मैं बात करूं तो A से S और B से S, ये दो लाइन हमें मिल रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है? पैरेलैक्स एंगल है। ये वाला एंगल कौन सा है? पैरेलैक्स एंगल, PARA, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है। और क्या बोला गया है? That since theta is small, AB can be considered as an arc of length B of a circle with center at P and the distance D as radius। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो AB को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक आर्क की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। एक आर्क जिसकी लेंथ कितनी है? B लेंथ है ऑफ ए सर्किल, जिसका पॉइंट P है, जो S पॉइंट है उसको हम लोगों ने P कंसीडर कर लिया, और द डिस्टेंस D एज ए रेडियस। तो देखिए एक बार फिर से अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? इसने क्या बोला कि अगर ये थीटा स्मॉल है तो ए बी को हम लोग एक आर्क की तरह कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ B है, एस को हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल मान लेंगे और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? इसके अकॉर्डिंग रेडियस हो जाएगी D। ठीक है। वंस द डिस्टेंस D ऑफ ए प्लेनेट इज डिटरमाइंड, द डायमीटर D एंड एंगुलर साइज ऑफ प्लेनेट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द सेम मेथड। नाउ सी, इसने क्या बोला कि once the distance D of planet is determined, the diameter D and angular size of planet can be estimated by same method। कि अगर जो प्लेनेट की डिस्टेंस है उसको D से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका डायमीटर D हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगुलर साइज किसी भी प्लेनेट की एंगुलर साइज को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? B इक्वल्स टू D थीटा। तो देखिए D यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ, और थीटा क्या है यहाँ पर? पैरेलैक्स एंगल।
तो जो इन दोनों के एंगुलर साइज होगी वो कितनी हो जाएगी, b इक्वल्स टू डी थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी d इक्वल्स टू b अपॉन थीटा, जो कि हम लोग इसी मेथड से यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ two diametrical opposite points M and N of a planet are viewed through telescope from point A on the Earth। क्या बोल रहा है कि M और N दो प्लेनेट है जो कि किसी पॉइंट A से, अर्थ के किसी पॉइंट A से एक टेलीस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, और अगर द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन व्यूड इज मेजर्ड अल्फा, यानी कि एक पॉइंट A से देखने पर, मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से दो प्लेनेट हैं, ये दो प्लेनेट है, इसको हम लोग एक पॉइंट ए से देख रहे हैं और ये एम और एन है, और इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को क्या मान ले हम लोग, अल्फा मान ले। देन बाय कंसीडरिंग एम एन एज आर्क, इस एम एन को हम लोग एक आर्क की तरह कंसीडर कर लेंगे ऑफ द लेंथ डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ए एंड डिस्टेंस डी एज रेडियस। तो अब इस सिचुएशन में देखिए क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग सेंटर P मान लेते हैं और इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार सिचुएशन में माना था। तो हम लोग पिछली सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं दैट D इक्वल्स टू D अल्फा, यानी कि ये जो D की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वहां पर एंगल थीटा था और डिस्टेंस D थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने वहां पर D थीटा किया था और इस डिस्टेंस को B माना था। अब की बार इस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया, इस डिस्टेंस को D मान लिया, तो इस D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D मल्टीप्लाई विद अल्फा। तो यहां पर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इस तरीके से हम लोगों ने इन लोगों की एंगुलर साइज जो है वो भी फाइंड आउट कर ली, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। नाउ एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कि हम लोगों ने जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ शुरू किया तो सबसे पहले हम लोगों ने जब स्मॉल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग यूज लेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग आए कि जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अब आ रहा है कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो देखिए, वेरी स्मॉल साइज लाइक साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी मेजर्ड बाय स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड टनलिंग माइक्रोस्कोप, यानी कि जैसे मॉलिक्यूल जैसी बहुत सारी छोटी साइज के जो डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करनी होगी, इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक स्पेशल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, दैट इज टनलिंग माइक्रोस्कोप। The size of the molecules can be estimated by a simple method explained as below। किसी भी मॉलिक्यूल की साइज को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग एक सिंपल मेथड का यूज करेंगे। क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें ओलेक एसिड के मॉलिक्यूलर साइज को डिटरमाइन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ओलेक एसिड इन अल्कोहल ऑफ कंसंट्रेशन C इज प्रिपेयर्ड, यानी कि ओलेक एसिड को एक अल्कोहल जिसमें कार्बन कंसंट्रेशन के एक अल्कोहल में मिला के एक सॉल्यूशन हम लोग रेडी करेंगे, और वाटर की एक सरफेस पर लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर टेक इन ए ट्रफ, कि वाटर में हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर को डालेंगे, उसकी सरफेस के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर को हम लोग क्या कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। अब जो सॉल्यूशन हम लोगों ने रेडी किया है उसके V वॉल्यूम के एन ड्रॉप्स को हम लोग उस वाटर में डालेंगे, तो देन द ड्रॉप spread into a thin, large, roughly circular film of molecular thickness on the water surface। तो वाटर की सरफेस पर एक पतली और बड़ी रफ सर्कुलर फिल्म मॉलिक्यूलर थिकनेस की हमें दिखाई देगी। तो इस फिल्म का जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द फिल्म इज मेजर्ड टू गेट इट्स एरिया ए, कि इस फिल्म का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फिल्म का डायमीटर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास जो फिल्म बनी है उसका एरिया आ जाएगा। Now the thickness T of the film is nothing but molecular size as it is monomolecular layer, कि इस फिल्म की थिकनेस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी मोलिकुलर साइज जो है वो एक मोलिकुलर लेयर के अकॉर्डिंग की जैसी है, कि एक मोनोमोलिकुलर लेयर है उसकी जैसी उसकी मोलिकुलर साइज होगी। नाउ साइज ऑफ मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, साइज ऑफ मोलिक्यूल हो जाएगा थिकनेस ऑफ द फिल्म के इक्वल, यानी कि अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ द फिल्म। देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम की और एरिया की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन का ही क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का फर्क होगा। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द फिल्म में एरिया ऑफ द फिल्म में का डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा थिकनेस ऑफ द फिल्म, यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा थिकनेस ऑफ द फिल्म के इक्वल। यानी कि अगर इसको मैं
बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला देखूं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फिल्म अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। नाउ जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन वी अपॉन ए, यानी कि एन जो एन ड्रॉप्स हमने वी वॉल्यूम की डाली थी अगर उसमें मैं ए से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा थिकनेस ऑफ द फिल्म, यानी कि जो थिकनेस ऑफ द फिल्म है वही है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे।